Hello, students. Let's continue. Chapter number 1, the French Revolution, which is belonging to history. Today, in this chapter, we are going to discuss about the Constitution of France drafted in 1791. France became a constitutional monarchy with the king's power being reduced drastically by distributing them between three institutions: the legislature, the executive, and the judiciary. फ्रांस का जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग फ्रांस में मोनार्क सिस्टम और किंग की जो पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस ड्रास्टिकली मीन्स बहुत ही कम कर दिया गया। और जो किंग की जो पावर थी उसको थ्री इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया गया। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ फॉर्मेशन का वर्क करता था, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता था और जुडिशरी जजमेंट का वर्क करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टेट the power to make laws in the National Assembly which was indirect elected। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ फॉर्मेशन की जो पावर थी वह नेशनल असेंबली को प्रोवाइड कर दी गई। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी फ्रांस में, उसने जो लॉ फॉर्मेशन की जो पावर थी वह किंग से लेकर वह पावर किसको दे दी गई? नेशनल असेंबली को दे दी गई। व्हाट इज नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था वहाँ के जो प्रॉस्परस लोगों का जो ग्रुप था, एजुकेटेड और रिचर सेक्शन का जो एक ग्रुप था जिसे मिडिल क्लास के नाम से जाना गया, उनके द्वारा क्रिएट किया गया एक पॉलिटिकल ग्रुप था। और इस पॉलिटिकल ग्रुप को अब लॉ फॉर्मेशन की पावर प्रोवाइड कर दी गई। अब इस नेशनल असेंबली ने थर्ड स्टेट्स को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किए, बट उन्होंने क्या किया कि थर्ड स्टेट को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वन एक्टिव सिटीजन एंड सेकेंड पैसिव सिटीजन। What is meaning of active citizen? Only men had 25 years and paying a certain minimum amount of tax were allowed to vote। वो सारे मेल पर्सन थर्ड स्टेट्स के जिनकी एज 25 ईयर की हो और जो अपनी सैलरी का 3 days का जो वेजेस है वो एज ए टैक्स के फॉर्म में पे करता हो, उन्हें वोट देने का राइट दिया गया। एंड दे ऑल वर इंक्लूडेड इन एक्टिव सिटीजन एंड रिमेनिंग मेल। इसके अलावा वो सारे मेल पर्सन जो कि टैक्स नहीं पे करते थे, एंड ऑल वुमन, जो सारी थर्ड स्टेट्स की जो वुमन थी उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। एंड दे ऑल वर इंक्लूडेड इन पैसिव सिटीजन्स, कि उन्हें वोट देने का राइट नहीं था और उन सबको पैसिव सिटीजन्स में इंक्लूड किया गया। मीन्स नेशनल असेंबली ने थर्ड स्टेट्स को पावर दिलाई, पॉलिटिकल राइट्स दिलाई, लेकिन वह रिचर सेक्शंस और जो एजुकेटेड क्लास के जो पीपल थे उनके लिए ही बेनिफिशियल था। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस में मोनार्क सिस्टम को खत्म करना और रिपब्लिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था। वाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द किंग लुइस 16, फ्रांस की जो किंग थे लुइस 16, दे वांट टू हेल्प पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया रूलर। वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के रूलर से हेल्प चाहते थे बिकॉज दे वांट टू इस्टेब्लिश देयर किंगडम अगेन इन द फ्रांस। वो अब फ्रांस में फिर से अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मोनार्क सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो उन्होंने नेशनल असेंबली के अगेंस्ट पर्शिया और ऑस्ट्रिया के रूलर से हेल्प मांगी। बिकॉज द पर्शिया के जो किंग थे वह फ्रांस के किंग लुइस 16 के फ्रेंड थे, और ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उनकी बेटी मैरी एंटीनम से लुइस 16 की मैरिज हुई थी। तो उस बेस पर उन्होंने इन दोनों किंग से अपनी हेल्प मांगी नेशनल असेंबली के अगेंस्ट वॉर करने में। लेकिन नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वह लुइस 16 का प्लान समझ चुके थे। तो उन्होंने जब पर्शिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर अटैक करता उसके पहले नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक करके और उनको डिफीट कर दिया और लुइस 16 का प्लान फेल कर दिया। वाइल men were busy fighting at the front, women had to earn a living and look after their families. When the male person of the France were busy in the fighting with the Persia and Austria, जब फ्रांस के किंग लुइस 16 की आर्मी और पर्शिया और ऑस्ट्रिया की आर्मी के अगेंस्ट जब वॉर में बिजी थे सारे मेल पर्सन, तो उस टाइम पीरियड में फीमेल पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि वह अपनी फैमिली की लिवलीहुड को स्पेंड करने के लिए अर्निंग करे और उनकी लुक आफ्टर करे। तो फीमेल या वुमन ने अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया।
A large segment of the population was convinced to carry the revolution further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections. अब जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, लार्ज सेगमेंट में बहुत बड़ा पार्ट वांट टू कंटिन्यू दिस रिवॉल्यूशन, वह जो यह रिवॉल्यूशन था फ्रांस के अगेंस्ट उसे कंटिन्यू करना चाहता था. वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज जो नेशनल असेंबली ने जिस पॉलिटिकल राइट्स को के लिए जो वॉर की थी और जो रिवॉल्यूशन कंटिन्यू किया था, वह पॉलिटिकल राइट सभी लोगों के लिए इक्वल फॉर्म में नहीं था. वह पॉलिटिकल राइट सिर्फ किसके लिए बेनिफिशियल था? जो रिचर सेक्शंस था, जो रिचर सेक्शन था उन्हें ही यह पॉलिटिकल राइट मिले. तो जो पुअर सेक्शन और अनएजुकेटेड सेक्शन से रिलेटेड जो पीपल थे उन्हें भी अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए थे. दैट्स वाई a large segment of the population of the France want to continue this revolution against the monarch system. On 10th August 1792, the Jacobin attacked the palace of the Tuileries with a large number of Persian. पेरिस का जो एक पैलेस था ट्यूरिलियल, उस पर 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने अटैक किया और बहुत सारे पर्शियन पीपल को इसमें उन्होंने अपने साथ रखा. इस तरह से फ्रांस में मोनार्क सिस्टम को ख़त्म करके और रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया गया. जैकोबिन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जैकोबिन? Jacobin, a political club of the people which was formed to discuss the government policies and plan their own form of actions. And the Jacobin club got its name from the former convent of Saint Jacobin, Paris. जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ क्लब. जैकोबिन एक क्लब का नाम है जहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी प्लानिंग होती थी, उस पर डिस्कस किया जाता था और उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था. जैकोबिन क्लब का जो नेम है वह एक सेंट जैकोबिन जो कि पेरिस से बिलोंग थे, जैकोबिन पेरिस के नाम पर रखा गया. जैकोबिन क्लब वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब ऑफ द फ्रांस. जैकोबिन क्लब जो था वो फ्रांस का बहुत ही सक्सेसफुल क्लब रहा, विच गॉट द नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस. पेरिस के जो सेंट जैकब थे उनके नाम पर यह इस क्लब का नाम रखा गया. और इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग वह जो मोनार्क सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और फ्रांस में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा. The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. Now, who are the members of the Jacobin clubs? जो थर्ड स्टेट्स की जो भी पुअर सेक्शन से रिलेटेड जो पीपल थे, मीन्स जो लेस प्रॉस्परस थे, बिकॉज द रिचर सेक्शन और जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड सेक्शंस का जो ग्रुप था वह था नेशनल असेंबली. तो नेशनल असेंबली ने 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी राइट्स दिलाए थे वह इस रिचर सेक्शंस और प्रॉस्परस ग्रुप के लोगों को मिल चुके थे. तो जो पुअर सेक्शन या लेस प्रॉस्परस सेक्शन से रिलेटेड जो सोसाइटी मेम्बर्स थे वो सारे मेंबर्स जो थे वो जैकोबिन क्लब के से बिलोंग करते थे. इंक्लूड स्मॉल shopkeepers, artisans such as the shoemakers, pastry cook, watchmaker, painters, as well as servant and daily wages worker. Or who were the members of the Jacobin club? जस्ट लाइक शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक थे, वॉच मेकर थे, पेंटर्स थे, सर्वेंट थे, डेली वेजेस पाने वाली जो लेबर थी, ये सारे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स बने. एंड हु वर द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर was the leader of Jacobin club. Who was the leader of Jacobin club? The Maximilian Robespierre was the leader of Jacobin club. The Jacobins decided to short wearing long striped trousers and came to known as Saint Clouds, literally meaning those without knee breeches. In addition, Saint Cloud's main were the red cape and symbolized liberty. एंड जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे उनकी ड्रेस क्या होती थी? दे वियर द लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स. वो लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनते थे और जो कि सेंट क्लॉज के नाम से जाना जाता था. सेंट क्लॉज का मीनिंग होता है कि लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नीज ब्रीचेस. अब इनमें क्या होता था कि जो वो वियर करते थे ना लॉन्ग ट्राउजर्स, लेकिन उसके साथ वो
नीज तक जो लॉन्ग शूज़ आते हैं, ब्रीचेस आते हैं, उन्हें नहीं पहना जाता था। बिकॉज जो नी ब्रीचेस जो होते थे वह किसका सिंबल होता था? जो रिचेस्ट पर्सन जो होते थे, प्रॉस्परस पर्सन है या एरिस्टोक्रेट कैटेगरी से जो पीपल, रिलेटेड पीपल जो होते थे, उनका सिंबल होता था। इसलिए वो उसके नीचे नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। तो जो लॉन्ग ट्राउजर्स जो होती थी स्ट्रिप्स वाली, सिर्फ वो पहनते थे। उनके साथ वह लॉन्ग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। वाई दे वर नॉट वियर द नी ब्रीचेस? बिकॉज द नी ब्रीचेस वॉज द सिंबल ऑफ द रिच पर्सन और एरिस्टोक्रेट पर्सन, दैट्स वाई। और वह अपने आप को एक पुअर सेक्शन और लेस प्रॉस्परस सेक्शंस को इंडिकेट करते थे, इसलिए उन्होंने नी ब्रीचेस को अवॉइड किया। इसके अलावा सेंटलर्स जो थे वो, उसमें जो मेन पर्सन थे वो रेड कैप को पहनते थे, बिकॉज द रेड कैप वॉज द सिंबल ऑफ द लिबर्टी। क्योंकि रेड कैप जो था वो स्वतंत्रता का सिंबल था। किसका सिंबल था? लिबर्टी का सिंबल था। They were of the opinion that the revolution had to carry it further, as the Constitution of 1791 gave the political rights only to the richer sections of the society. अब क्या हुआ कि उनका जो व्यूज़ थे, जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे, उनका जो व्यूज़ था कि दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि इस रिवॉल्यूशन को वह आगे तक कैरी करेंगे। कहाँ, कब तक? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जिस कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल राइट थे वह सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वल फॉर्म में नहीं मिले थे। कि वह जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के जो राइट्स थे, उसके अकॉर्डिंग सारे पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ प्रॉस्परस और रिचेस्ट सेक्शंस के पीपल को मिले थे। तो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक वह इस रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स वाई 21 जनवरी 1793 में फ्रांस जो है उसमें रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ। 21 जनवरी 1793 में फ्रांस के जो किंग थे लुइस 16, उनका मर्डर कर दिया गया और इस तरह से फ्रांस में रिपब्लिक को इस्टेब्लिश कर दिया गया। Next topic, the period of reign of terror. The period of reign of terror. Jacobin ruler Robespierre followed the policy of severe control and punishment. जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, वह सीवियर पनिशमेंट को फॉलो करते थे। वो सीवियर पनिशमेंट क्यों दिया जाता था? कि वह अपनी सोसाइटी और अपनी जो आर्मी जो थी, पॉलिटिकल पावर थी, उस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए जो भी उनके अगेंस्ट होता उसे वह सीवियर पनिशमेंट प्रोवाइड करते थे। ऑल whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble and clergy, the members of the other political party, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, and then tried to by the revolutionary tribunal. Mm, if the court found them guilty, they were guillotined. मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, उन्होंने अपने एनिमीज को पर और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्लर्की थी, नोबल कैटेगरी से पीपल थे या जो मेंबर्स उनकी क्लब से रिलेटेड थे और वह उनके रूल्स और लॉ के अगेंस्ट थे, तो उन्हें वह काफ़ी स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देते थे। और वह पनिशमेंट क्या होता था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। और उसके अलावा जब कोर्ट में वह गिल्टी में फील आते थे कि हाँ कि यह रियल में यह फॉल्ट में है, तो उन्हें गुलेटाइन करके एक पनिशमेंट होता था, उसे प्रोवाइड दिया जाता था। गुलेटाइन क्या होता है? गुलेटाइन एक टाइप का जस्ट लाइक इट इज़ अ डिवाइस फॉर अ पनिशमेंट। क्या डिवाइस होती थी? इसमें 2 ऐसे पिलर्स बने होते थे, इसमें नीचे इस तरह से एक सपोर्ट लगा होता था जिसके बीच में इस तरह से कर्व होता था। यहाँ पर जो भी पर्सन जो कि गिल्टी में होता था या जिसको पनिशमेंट देना होता था, उसकी नेक यहाँ रखी जाती थी और ऊपर एक शार्प नाइफ लगाया जाता था, ह्यूज शार्प नाइफ लगाया जाता था। और उस पर्सन का नेक यहाँ पर रखकर, हेड फ्रंट में और बॉडी पीछे रखकर, नेक यहाँ पर रखकर इस शार्प नाइफ से उसकी
नेक को कट कर दिया जाता था। यह इस पनिशमेंट को गुलेटाइन कहा जाता था। वाई वी कॉल्ड इट गुलेटाइन? बिकॉज द दिस डिवाइस इज इन्वेंटेड बाय द गुलेटाइन। गुलेटाइन ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया है, इसलिए इस डिवाइस को इस पनिशमेंट को गुलेटाइन कहा जाता है। तो जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की व्यूज़ के अगेंस्ट वर्क करता, चाहे वह नॉवल कैटेगरी से हो, क्लर्गी हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो, या उसकी पार्टी का ही मेंबर हो, वो उसे इसी तरह से स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिया जाता था। What happened? What was done by the Robespierre to mention the equality in the society? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने सोसाइटी में इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या वर्क किया कि सबको इक्वल राइट्स मिले? तो मीट एंड ब्रेड व राशन, मीट और ब्रेड जो थी उसे राशन के रूप में दिया जाने लगा, मतलब कि सबको इक्वल प्राइस में और इक्वल क्वांटिटी में दिया जाने लगा। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स जो थे उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वह सिटी में जाकर अपने गुड्स को खुद सेल्फ सेल करके आएंगे, और उससे सेल करने के लिए उनकी प्राइस डिसाइड कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू कि इसी प्राइस में उनको मार्केट में ये गुड्स को सेल करना है। द यूज़ ऑफ द मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज द फॉरबिडन। जो वाइट फ्लोर मीन्स जो कि काफ़ी कॉस्टली होता था, जिसे हम मैदे के नाम से जाने जाता है, उसे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैंड कर दिया, बिकॉज दिस वॉज यूज बाय ओनली प्रॉस्परस एंड रिचर सेक्शंस कैटेगरी, क्योंकि यह प्रॉस्परस और रिचर सेक्शंस के से जो रिलेटेड पीपल होते थे उनके द्वारा ही यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी में इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ओनली हॉल व्हीट से बनी हुई जो ब्रेड होती थी उसको ही यूज़ करने के लिए प्रेशराइज किया। उन्होंने वाइट फ्लोर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता था उसके यूज़ के लिए मना कर दिया गया। नेक्स्ट, रॉबिन्सफियर pursued his policies so recently that they even his supporters began to demand moderation. रॉबिन्सफियर जो थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को मतलब परशुल कंटिन्यू वहाँ आगे बढ़ाते रहे, और पॉलिसीज सो द रिलेंटेंसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड द मॉडरेशंस। इस और वह जो अपना उनका जो सिस्टम था कि उन्होंने पनिशमेंट के लिए कंट्रोल करने के लिए सीवियर पनिशमेंट दिए गए कि किस तरह से सोसाइटी पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट का सिस्टम उन्होंने फॉलो किया। और चाहे वह पॉलिटिकल पार्टी से हो या उनकी क्लब के मेंबर्स हो, सबके साथ स्ट्रिक्ट रूल और बिहेव करने लगे। दैट्स वाई जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने भी मॉडरेशन की डिमांड की। तो जब उनके सपोर्टर ने भी मॉडरेशंस की डिमांड की तो कुछ पीपल ऐसे थे उनके मेंबर्स में जो कि रॉबिन्सफियर के अगेंस्ट हो गए, और एट लास्ट उन्होंने रॉबिन्सफियर को थ्रोन से हटाकर और उसे भी गुलेटाइन का पनिशमेंट प्रोवाइड किया, और इस तरह से जो जैकोबिन क्लब था उसका रूल जो था वो फिनिश हुआ। द रेन ऑफ द रॉबिन्सफियर गवर्नमेंट, रॉबिन्सफियर गवर्नमेंट ने किस तरह से फ्रांस में अपना रैन किया या शासन स्टैब्लिश किया। रॉबिन्सफियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड द बेरीज मीट एंड ब्रेड व राशन। उन्होंने क्या किया कि जो भी सबको इक्वल सैलरीज देने का, वेजेस देने का सिस्टम स्टार्ट किया, और सभी लोगों को चाहे वह प्रॉस्परस हो या पुअर सेक्शन से हो, सबको मीट और ब्रेड जो है वो राशन के फॉर्म में दी जाएगी। पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट्स फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। पीसेंट्स जो थे उनको फोर्स किया गया, उनके ऊपर प्रेशर किया गया कि वह अपना जो ग्रेन है उसे मार्केट में ले जाकर सेल करे, और उसे एक फिक्स्ड प्राइस में ही सेल किया जाए, जो प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड है, कि मतलब ना उससे ज़्यादा प्राइस में वह मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को सेल करेंगे, ना ही लेस प्राइस में। और मीडिएटर का सिस्टम उन्होंने हटा दिया था, जिससे पीसेंट्स से कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन इसका बेनिफिट नहीं ले सके। The use of more expensive white flour was forbidden and all citizens were forced to eat the equality bread, that is a loaf of whole wheat. अब उन्होंने जो वाइट फ्लोर जिसे हम मैदा कहते हैं उसकी यूज़ पर स्ट्रिक्टली बैन कर लगा दिया था, क्योंकि
और सब लोग एक जैसा ग्रेन यूज़ करें, एक जैसा फ्लोर यूज़ करें, इसके लिए उन्होंने मार्केट में हॉल व्हीट से बना हुआ जो फ्लोर होता था उसे ही यूज़ करने के ऊपर प्रेशराइज किया कि चाहे प्रॉस्परस कैटेगरी से पीपल हो या पुअर सेक्शन से, सब सेम फ्लोर का यूज़ करेंगे. Instead of the traditional menswear, sir and the madam, all Frenchmen and the women were called the citizens. अब उन्होंने सबको इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए जितने भी मेल पर्सन होते थे सिटी में फ्रांस के, उनको सर से इंडिकेट करते थे कि जो मेल पर्सन है उनके लिए सर वर्ड यूज़ किया जाएगा, जो फीमेल पर्सन है उनके लिए मैडम यूज़ किया जाएगा, और जो भी फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं, जो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए सिटीजन वर्ड का यूज़ किया जाएगा. Church were also shut down and their buildings were converted into the बैरिकेड्स ऑफ द ऑफिस. और चर्च जो थे उन्हें बंद कर दिया गया और उसकी जो चर्च की जो बिल्डिंग थी उसे ऑफिस के बैरिकेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया. नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टरी रूल्ड फ्रांस. फ्रांस का जो डायरेक्टरी रूल था, अब जब जैकोबिन गवर्नमेंट का जो रूल जो था वो 1974 में एंड हो गया था. जैकोबिन का जो रूल था वो 1974 में एंड हो गया था. हाउ? क्योंकि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वह मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने जो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर की जो पॉलिसीज जो थी स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देने की, उसके अगेंस्ट हो गए और इस वजह से उन्होंने रॉबिन्सपियर को गुलेटाइन पनिशमेंट देकर उसका मर्डर कर दिया गया और इस तरह से फ्रांस से जैकोबिन गवर्नमेंट का एंड हो गया. विद द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन 1794, political power went into the hand of the wealthier middle class. अब when द जैकोबिन गवर्नमेंट वॉज अ फॉल डाउन, जब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई थी तब फ्रांस का जो रूल जो था वह फ्रांस का जो मिडिल सेक्शन का जो एक प्रॉस्परस कैटेगरी जो थी, वेल्थियर सेक्शंस, उसके पास सारी गवर्नमेंट पावर उसके पास चली गई. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1795 और इस वेल्थियर मिडिल क्लास के से रिलेटेड जो पीपल थे उन्होंने 1795 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की. which denying the right of the vote of non-prosperous sections of the society. और जो कि जिन्होंने जैकोबिन क्लब के थ्रू जो कि पुअर सेक्शंस, फ्रांस की जो सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन से रिलेटेड जो पीपल थे उनको जो पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए थे, उन पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन लिया कि जो 1795 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन हुई थी फ्रांस में, उसके अकॉर्डिंग फ्रांस का जो पुअर सेक्शन है, जो नॉन प्रॉस्परस कैटेगरी में आने वाले जो पीपल हैं, उन्हें कोई भी पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. It provided for 2 elected legislative councils appointed on the executive made of 5 members called the directory. अब इन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड किए थे और यह 5 मेंबर्स के ग्रुप से बने थे जिन्हें डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था. Thus the executive powers vested in the hands of the directory. तो जो एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो डायरेक्टर के हाथ में ट्रांसफ़र हो गई, जो कि अब तक नेशनल असेंबली के हाथ में थी. उसके पहले फ्रांस की किंग लुई 16 के हाथ में थी लॉ फॉर्मेशन की. देन आफ्टर नेशनल असेंबली के हैंड में यह पावर चली गई थी और उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट के पास यह पावर चली गई थी, रॉबिन्सपियर के पास, और अब यही पावर जो थी वह डायरेक्टरी के पास चली गई कि अब डायरेक्टरी जो है वह लॉ फॉर्मेशन का वर्क करेगा. Thus, the executive powers vested in the hands of the directory, whereas the power of making the laws vested in the legislature. The directory were expected to restore laws and order in the country. अब डायरेक्टरी में जो लेजिस्लेचर था वह लॉ फॉर्मेशन का वर्क करता था और वह जो सारे लॉ डायरेक्टरी के थ्रू पास होते थे उसी कंट्री में रन किया जाता था. और दस द हाउ एवर दे फेल्ड टू डू इवनली, डायरेक्टरी के द्वारा बनाए गए जो सारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो सारे लॉ थे वह सक्सेस नहीं हुए और उनका रूल फ्रांस में नहीं चल सका, लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे लॉ की फॉर्मेशन की थी.